हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों माइनर टेस्ट 1 में हुआ था, आज उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए बच्चों आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका सारा ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाए। और बच्चों आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे लेक्चर और आसानी से आपको आप मिलते रहे, जिससे आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो विद्युत धारिता का बीमा क्या है। बच्चों आप सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं बीमा क्या होगा। तो बीमा के लिए बच्चों फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो सी बराबर क्यू बटा भी, क्यू और क्यू को बोलते हैं, भी को बोलते हैं जो डब्लू बटा क्यू। तो क्यू चल जाएगा बच्चों ऊपर में, तो क्यू स्क्वायर बटा डब्लू। ये बच्चों सी का मान आ गया क्यू बटा डब्लू में, सॉरी क्यू नहीं, क्यू स्क्वायर बटा डब्लू, क्यू ऊपर चल गया। अब इसका बीमा लिखना है तो अबेस का बीमा बच्चों ए टी होता है, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और डब्लू का बीमा होता है एम कार्ज एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। बात हो रहा है बच्चों किसका बीमा? सी का बीमा की बात कर रहे हैं। तो वहां पे ऊपर जाता है एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 2 2 4 और ए के पावर बच्चों +2। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो बच्चों एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4, ए के पावर 2। ऑप्शन बच्चों ए है इसका आंसर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। 4 संधारित्र में प्रत्येक धारिता 2 माइक्रोफैराड। 4 संधारित्र है बच्चों, सबका धारिता 2 माइक्रोफैराड। एक 8 माइक्रोफैराड संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। किस तरह जोड़ना चाहिए बच्चों? समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो Cp जो आता है बच्चों C1 + C2 + C3 + C4, यानी सिंपल जोड़ होता है समांतर क्रम में संधारित्रों के लिए। तो अगर 2 + 2 + 2 + 2 करते हैं तो 8 आ जाएगा। इसलिए बच्चों हमें चारों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1/C1 + 1/C2 आता है, इसलिए आंसर क्या बच्चों? बी। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो, उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस तरह से जोड़ना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे संधारित्र का संयोजन 2 तरह के बताएं बच्चों, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में तो आता है 1/CS 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो लघुत्तम लेंगे तो मान छोटा आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे Cp जो आता है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C1 + C2 + C3, यानी यहाँ पे धारिता का मान सबसे ज्यादा आएगा समांतर क्रम में। तो ऑप्शन बच्चों बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें ध्यान से। चौथा में क्या होगा? 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए, तो 2 माइक्रोफैराड संधारित्र को बीच विभवांतर क्या होगा? बच्चों यहाँ पे डायग्राम देखा जाए तो 2 डायग्राम जो समांतर नहीं श्रेणी क्रम में है, इसको जोड़ा गया इसके संयोजन को 1200 वोल्ट के बैटरी से। कितना वोल्ट से बच्चों? 1200 वोल्ट। और इसकी धारिता C1 है बच्चों, इसकी धारिता C2। C1 के मान 2 माइक्रोफैराड और C2 के मान 4 माइक्रोफैराड। तो पूछा क्या है? C2 अर्थात 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो आप बच्चों पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, विभवांतर समान तो होता है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आवेश क्या होगा? समान होगा। तो इसमें भी आवेश बच्चों Q संचित होगा, तो इसमें भी Q होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ने का तरीका क्या है? CS हम बताए थे 2 संधारित्रों को सिंपल जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो 1/C1 + 1/C2 करके लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे C1 C2 बटा C1 + C2। C1 का मान 2 × 4 बटा 2 + 4 6, 2 × 6 यानी 4/3 माइक्रोफैराड आ गया। अब इसको क्या करें बच्चों? अगर इसको क्या किया जाए, एक संधारित्र अब बन गया जिसका समतुल्य धारिता निकल गया, ये CS आया तो इसका धारिता कितना? 4/3 माइक्रोफैराड। ये 1200 वोल्ट के बैटरी जुड़ा हुआ है। इसमें भी आगे तो कितना होगा? Q। तो यहाँ से बच्चों किसका मान निकल जाएगा? Q का मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो Q का मान देखिए ध्यान से, CS × V। CS का मान 4/3 माइक्रो है बच्चों, माइक्रो है, V का मान 1200 वोल्ट। तो 3
चौके 12, 400 कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 दूनी 8, 416, 1600 गुना 10 के पावर -6 कूलम। क्यू का मान निकला बच्चों। देखिए यहाँ पे क्यू का मान पता चल गया। अब क्यू पता है संधारित्र का कितना बेस है, तो C1 धारिता पता है, तो इसका विभवांतर अगर मान लेते V1, इसका विभवांतर V2 और दोनों जोड़े तो 1200 आएगा। तो V1 का मान कैसे निकलेगा बच्चों, अब फार्मूला से निकलेगा, देख सकते हैं V1 बराबर कितना बेस है Q/C, तो C1 तो C1, क्यू का मान 1600 गुना 10 के पावर -6/2 माइक्रो फराड। माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 माइक्रो। ये कट गया बच्चों यहाँ से 2 गुण 8 16, तो यहाँ से आंसर आएगा बच्चों 800 वोल्ट विभवांतर। हमें निकालना था 2 माइक्रो फराड वाले संधारित्र के विभवांतर, इसलिए आंसर बच्चों कितना है 800 वोल्ट। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन यहाँ कर सकते हैं, फिर वहाँ तक कैलकुलेशन उतार सकते हैं वीडियो को रोककर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 5 नंबर में कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धात्विक गोला इतना आविष्ट है, ऊर्जा पूछा बच्चों। तो U का फॉर्मूला पढ़े हम बच्चों, Q²/2C। सवाल है बच्चों C पता नहीं है, तो यहाँ से C का मान निकाला जाए, तो C का मान 4π/r। अगर त्रिज्या पता है बच्चों तो C की धारिता निकल सकता है। आपको पता है गोलीय चालक की धारिता 4π/r। 4π इसका वैल्यू होता है तो बच्चों 1/9, 1/4π का मान होता है 9 × 10⁻�9, तो 4π का मान 1/9 गुना 10 के पावर 9। त्रिज्या बच्चों 18 सेंटीमीटर है, -2, 9 दूनी 18 -9 ऊपर जाएगा बच्चों, तो 2 गुना -9 -2 -11 फराड। ये C का मान हो गया। तो यहाँ से बच्चों मान रख दिया जाए। Q का मान दिया है कितना, 5 गुना 10 के पावर -6 पूरा का स्क्वायर बटा 2 गुना 2 गुना 10 के पावर -11। C का मान इतना रखें बच्चों। यहाँ से 25 आएगा, 10 के पावर -12, 2 दूनी 4, 10 के पावर -11 कितना आएगा बच्चों। यहाँ से देखें 4 6 चौको 24, 6.2 आएगा। 1 4 दूनी 8, 4 5 20 गुना 10 के पावर -1, यहाँ पे 0.625 जूल। ऑप्शन कोई होना चाहिए बच्चों, तो ऑप्शन लगभग यही आ रहा है 0.6, 2 5 छोड़ दिए 0.6 उतार सकते हैं, ये उतार लीजिए फिर वो उतार सकते हैं। छठा नंबर बच्चों फॉर्मूला है कि समांतर पट्टिका संधारित्र धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, J नॉट A/D। ऑप्शन बच्चों ए होगा। साथ में क्या कहता बच्चों कि 9E एक दूसरे से 16 मिलीमीटर की मिलीमीटर दूरी पर स्थित है। मिली होगा, ऐसा करते इसको क्या किया जाए, सेंटी कर देगा, और ई का भाग रहा है सेंटीमीटर दूर स्थित है। उनके बीच तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, Q, कि उनका निकाय साम्यावस्था में हो जाए। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एक यहाँ पे पहले देखा जाए कि एक 2 आवेश लेना है, 9E प्लस में है, दूसरा भी +E। तीसरा आवेश दोनों के बीच की दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर। तीसरा आवेश कहाँ रखें कि निकाय संतुलित में रहे। तो बच्चों तीसरा आवेश रखेंगे, अगर इधर रखते हैं बीच में तो ये क्या होगा, हाँ Q, ये भी क्या करेगा, धक्का देगा, ये भी धक्का देगा। और यहाँ पे इधर रखते हैं बच्चों, यहाँ कन्फर्म है कि बीच में नहीं रख सकते, बीच में इसलिए नहीं रख सकते निकाय, ये ज़्यादा धक्का देगा, ये कम धक्का देगा, इसलिए हमें रखना जो होगा बच्चों, इसको रखना पड़ेगा कहाँ पे, किनारे, इसके किनारे जहाँ पे वैल्यू कम है। तो ये धक्का देगा लेकिन कम धक्का देगा। कौन धक्का दे रहा है बच्चों, इसको ऐसा करते, इसको मान लेते A, इसको मान लेते B। ये धक्का दिया FB, नज़दीक होने का ज़्यादा धक्का देगा क्योंकि इसका आवेश का मान कम है, ये दूर है इसलिए, लेकिन आवेश का मान ज़्यादा है तो भी धक्का देगा बच्चों FB, लेकिन दोनों का मान आपस में बराबर होगा तभी संतुलित में होगा। अब यहाँ से बच्चों दूरी मान लेते, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना x माना जाए, यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा 16 - x। तो यहाँ पे चूंकि बच्चों संतुलित है निकाय, तो FA बराबर FB होगा।
ये बच्चों एफ ए धक्का दिया, कौन धक्का दिया? 9e। तो एफ ए का मान क्या बच्चों? के। क्यू कितना बच्चों? क्यू देखें 9e। किस पर बल लगा? स्मॉल क्यू पर। कितना दूरी बच्चों? यहाँ से x मान है तो x स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा? के। कौन धक्का दिया बच्चों? ई धक्का दिया। किस पर बल लगा? स्मॉल क्यू पर। कितना दूरी बच्चों? तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर। संतुलित में होने के लिए बच्चों दोनों क्यू न ई से ई भी कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू भी ब्रैकेट दिए थे बच्चों, क्यू से क्यू भी क्या हो गया? कट गया। तो क्या होता है? 9/x स्क्वायर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया 1/16 माइनस x का। इसको इधर भेजा जाए बच्चों, क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं इधर 16 माइनस x और इसको लिख सकते हो तो 3/x का होल स्क्वायर और 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? कि ऊपर भी एक का स्क्वायर करेगा तो एक ही आ जाएगा, बटा का स्क्वायर एक फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर बराबर, इसमें क्या होगा बच्चों? 1/16 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? 3/x। ये वही है बच्चों जो पहले था, यहाँ भी वही है, जो बदला नहीं है। बस क्या किए हैं हम लोग? ऊपर होल स्क्वायर कर दिए, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा और बटा का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। यहाँ पे 3 की लिखेंगे, 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1/16 माइनस x आ गया। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 3 48 माइनस 3x बराबर x। x को दबा जाता तो 48 बराबर 4x, यानी x का मान बच्चों 12 सेंटीमीटर, यानी 9e से 12 सेंटीमीटर और इधर से 4 सेंटीमीटर। तो 9a से 12 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। और e से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ, इधर से इधर 12 तो इधर से इधर 4 होना चाहिए। तो e से 4 सेंटीमीटर तो नहीं है, लेकिन 9e से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी उतार सकते हो बच्चों। यहाँ पे 8 में क्या बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, विद्युत बल रेखाओं का कौन सा प्रतिरूप संभव नहीं है? ये तो संभव है बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए है। ये भी संभव है, धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है। ये भी संभव हो सकता है कि किसी आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है, लेकिन ये संभव नहीं बच्चों। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाता है, तो ये संभव नहीं। ऑप्शन नंबर सी। r त्रिज्या व q आवेश का एक गोला 2r त्रिज्या वाले काल्पनिक सकेंद्रीय गोला के अंदर स्थित है। काल्पनिक गोलों से संबंध फ्लक्स। तो बच्चों क्या है? एक r त्रिज्या वाला गोला पर कितना है? कैपिटल Q आवेश है। अब एक गोला लेते हैं बच्चों जिसकी रेडियस कितना है? कैपिटल 2r है। तो तब इस गोला से पूछा है, इस काल्पनिक गोला से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर भाग। तो गॉस के परमेश लगाए बच्चों, गॉस क्यू इन बटा जाई नॉट। किसके परमेश बच्चों? गॉस के परमेश। क्यू इन का मान भी क्यू है और बटा जाई नॉट, क्योंकि अंदर में तो क्यू ही आवेश है। तो ऑप्शन कोई है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए। 10 में क्या कहता बच्चों? देखे ध्यान से कि द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P स्थित है। यदि द्विध्रुव 90 डिग्री द्वारा वामावर्त दिशा में घूमता है, वामा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूमता बच्चों, ऐसे घूमे तो घड़ी की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र सदिश घूमेगा। बच्चों क्या कहता है बताइए ध्यान से कि यहाँ पे एक डायपोल है बच्चों। डायपोल देखे ध्यान से, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये डायपोल वेक्टर P है। अगर कहता है कि अक्ष, यहाँ बच्चों क्या होगा? ये अक्ष बच्चों, ये पूरा लाइन के लंबा जो लिख रहे हैं अक्ष, इसी अक्ष पर कोई बिंदु क्या बच्चों? P। अब ये घूमा है बच्चों इस तरह से, घूम के इस तरह से हुआ है, यानी ये घूम के कितना डिग्री पर आ गया है? 90 डिग्री कोण घुमा, 90 डिग्री कोण। इसका मतलब क्या है कि किसको घुमाएंगे? विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर बिंदु P स्थित है। यदि द्विध्रुव 90 डिग्री, द्विध्रुव 90 डिग्री द्वारा वामावर्त दिशा में घुमा दिया जाए तो बिंदु P पर, यहाँ पे बच्चों क्या है ना, यहाँ पे P नहीं घूम रहा है बच्चों, बल्कि ये डायपोल ही घूम रहा है। ये डायपोल क्या कर बच्चों? घूम रहा है। तो अब इसका डायपोल जो होगा वो ऐसे हो गया होगा। अब प्लस क्यू इधर आ गया, अब माइनस क्यू इधर आ जाएगा,
कितना डिग्री कोण घूमा बच्चों, 90 डिग्री कोण घूमा। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री कोण घूमा इधर। तो अब डायपोल इसके लिए बच्चों ये बिंदु P जो है पहले से वो अक्ष नहीं बन गया, अब निरक्ष बन गया। तो निरक्ष बना है तो कहता है विद्युत क्षेत्र E किस दिशा में घूमेगा। तो बताओ तो बच्चों इसके लिए क्या था, पहले अक्ष के ऊपर था तो जिधर विद्युत क्षेत्र इधर था पहले वाला बच्चों, पहले वाला E1 वेक्टर, लेकिन जैसे घूमा है अब यहाँ पे इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, क्या होगा, डायपोल वेक्टर P ऊपर चल गया तो इसका ठीक अपोजिट यानी नीचे आ जाएगा E2 बाद वाला, क्योंकि डायपोल इसके लिए बच्चों ऊपर है, वेक्टर P ऊपर चल गया तो इसका ठीक हमको पता है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा डायपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P की विपरीत दिशा में नीचे की ओर, तो एंगल बच्चों 90 डिग्री आएगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। कैसे घुमा है तो ऐसे था पहले अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ पर था, अक्ष के अंदिश था, इधर की ओर था। जैसे ऐसे घूमेगा वामावर्त दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसके कारण वेक्टर P ऊपर चल गया तो ये लिए बिंदु P बच्चों निरक्ष बन गया। इसके कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आता है, वेक्टर P की विपरीत दिशा में नीचे। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर E पहले इधर उत्पन्न हुआ था अब इधर उत्पन्न होगा। तो घुमा कैसे, तो देखो ध्यान से, घड़ी की दिशा में कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है बच्चों को आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आंसर ए होगा। ये बहुत आसान बच्चा, धातु के ठोस गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, बल रेखाएं चित्रानुसार इस पथ के अनुसार। तो देखा जब बच्चों हम पढ़े हैं कि जब भी कोई सेंटर से किसी भी तल से, आवेशित तल से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता तल पर लंबवत, तो लंबवत तो लगता है कि ये लंबवत है बच्चों, ये भी लंबवत लग रहा है, ये भी लंबवत। जो भी सेंटर से लाइन पास करता है बच्चों वो क्या होगा, लंबवत पास करेगा। तो कहता कौन सा विद्युत रेखाएं हैं, तो बल इसमें से कौन सा चित्र इस पथ का अनुसार करेगी, बल रेखाएं चित्र अनुसार इस पथ का अनुसार करेगी। तो कौन सही होगा बच्चों, तो जो सेंटर से पास करेगा वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव है, जो सेंटर से पास नहीं करेगा वो तो तल पर लंबवत नहीं है। ये सब गलत है बच्चों। कौन सही है, ये। दूसरा बात, 2 पॉइंट, एक तो तल पर लंबवत होना चाहिए और दूसरा हम पढ़े कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनुपस्थित होती है। इसलिए बच्चों इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। कौन सही होगा, बल रेखा है डी, कौन सही, बाकी 1 2 3 गलत है। 12 भी बच्चों बहुत ही आसान है। चित्र में प्रदर्शित है विद्युत बल रेखाएं, निम्न कौन सत्य है। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंदु ए, यहाँ बी, ए पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास और थोड़ा बी पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ा दूर दूर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ए पर ज्यादा उत्पन्न होगा बी की तुलना में, यानी ई ए बड़ा है ई बी से। लेकिन मैं तो ध्यान दिया जाए ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर अब यहाँ पे आप पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर तो विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ पे अंदर है, अंदर, तो अंदर की जाएंगे तो विभव का मान घटता है। इसका मतलब बी बड़ा होगा बी ए से, ए भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब बच्चों क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर दोनों, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा है बी की तुलना में, और दूसरा कि विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। इसलिए एगो तो ई ए बड़ा है, कन्फर्म है ई बी से, और दूसरा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वी ए छोटा होगा किससे, वी बी से, वी बी बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोनों। इसका देखें बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, आवेशित धातु प्लेटों के मध्य में एम द्रव्यमान और छोटे आवेशित प्लेट, ये जो छोटा प्लेट विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में। देखो बच्चों 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, दोनों एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश है, और इसके बीच में एक छोटा सा प्लेट है, वो क्या है बच्चों, स्थिर अवस्था में है। इसका मतलब जितना बल नीचे लग रहा है उतना बल ऊपर लग रहा होगा। नीचे की प्लेट पर धनात्मक आवेश, ऊपर वाला प्लेट पर ऋणात्मक आवेश, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कन्फर्म बच्चों नीचे तो बल लग रहा है खानदानी बल जिसको बोलते हैं mg, तो ऊपर कोई तो बल लगना चाहिए, तो कौन बल लगना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो बल लगता है, यहाँ पे देखो बच्चों धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होता है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर,
तो कन्फर्म है कि जो प्लेट पर जो आवेश होगा वो कैसा आवेश होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। अगर प्लेट पर ऋणात्मक आवेश होगा तो इस पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, लेकिन दोनों धन प्लेटों के कारण, दोनों आवेशित प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किधर हो रहा है, ऊपर की ओर, क्योंकि प्लस वाला धक्का देगा, माइनस वाला परीक्षण आवेश को खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होगा। तो यहाँ पे पता चला क्यों ऋणात्मक नहीं धनात्मक आवेश होना चाहिए, और ऊपर में कौन बल लग रहा है, कूलाम बल, जो mg को संतुलित कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों क्या इसको उतार सकते हैं थोड़ा सा पिक्चर को। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, ये सही आंसर है बच्चों। प्लेट ऋणात्मक आवेशित है, गलत। प्लेट पर विद्युत क्षेत्र बल का परिमाण mg के तुल्य है। प्लेट पर विद्युत बल का परिमाण mg के तुल्य है। प्लेट पर आवेश का परिमाण बढ़ाया जाता है तो प्लेट ऊपर की ओर गति करने लगता है। तो ऑप्शन तो बच्चों यहाँ पे मध्य विद्युत क्षेत्र ऊपर की भी सही है। प्लेट पर विद्युत बल का परिमाण mg के तुल्य है। कन्फर्म है कि जो F जो है वो mg के क्या होना चाहिए, तुल्य है, तभी तो स्थिर है। यदि प्लेट पर आवेश बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण बल ज़्यादा लगेगा, प्लेट ऊपर की ओर गति करने लगेगा। ये भी सही बच्चों। तो आंसर गलत कौन होगा, तो आंसर गलती होगा बच्चों, देख सकते हैं क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए, देखिए आंसर में क्या कर रहा है, कौन कथन सही नहीं है, तो सही नहीं बच्चों, सही नहीं होना चाहिए। बाकी की ये भी सही है, बी सी भी सही था, और चौथा भी डी भी सही था। गलत कौन बच्चों, गलत होना चाहिए बी, तो सही नहीं है, आंसर बी होगा। विद्युतशीलता का मात्रा क्या होगा बच्चों, तो आप पढ़े होंगे फराड पर मीटर, बहुत अच्छा, सही है विद्युतशीलता। जाइनोट का मात्रा, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को समान विषय रखाया जाए तो दोनों बच्चों समान बल लगेगा, क्योंकि दोनों का आवेश का मान समान है। F बराबर Q इंटू ई, क्यू समान है, ई भी समान है, क्योंकि समान विद्युत क्षेत्र है, तो बल तो समान लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव आवेश है, तो बल की दिशा विपरीत होगा। तो यहाँ विद्युत बलों का परिमाण बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चित्र अनुसार ए बी सी बता ई ए बच्चों, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ भी बड़ा होगा देखा जाए तो ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, लेकिन बी से बड़ा होगा, क्योंकि बी पर विद्युत क्षेत्र कहाँ है, दूर हो गया। तो ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, सी, कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पर ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, बी के, क्योंकि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विद्युत क्षेत्र कहाँ है, थोड़ा दूर दूर है। दो आवेशों को दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा U का मान पढ़ा है बच्चों, Q1 Q2 बटा R। Q1 Q2 का अगर मान बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा तो ऊर्जा का मान क्या बच्चों, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि सॉरी, अगर दोनों Q1 एंड Q2 दोनों चाहे पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पूरा मान घट जाएगा। लेकिन अगर बच्चों एक Q1 और एक Q1 मान लेते हैं पॉजिटिव और Q2 मान लेते हैं नेगेटिव, या Q1 पॉजिटिव नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, अब विपरीत आवेश रहा है तो इसका गुणनफल भी नेगेटिव में आएगा, और R का मान बढ़ाएंगे तो लगेगा कि पूरा मान घट रहा है, घट नहीं रहा बच्चों, मान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ऑप्शन नंबर डी। आवेश ए बी एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सी क्या होगा, देखो बच्चों ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब चाहे ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब बी और सी के बारे में देखा जाए, बी तो चिन्ह प्लस पता चल गया, तो सी को भी एक दूसरे आकर्षित, सी को भी आकर्षित करता है, इसको सी क्या होना चाहिए, माइनस। तो ए और सी क्या कर बच्चे होगा, देखो ध्यान से, ए और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ए और बी एक दूसरे को आकर्षित तभी कर सकता है बच्चों जब एक दोनों का चिन्ह विपरीत होगा। तो अगर मान लेते ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो यहाँ पे बी सॉरी तो बी यहाँ सी की बात करता है, बी नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो कन्फर्म ए और सी क्या कर बच्चों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो आंसर क्या होगा, बी। कोई अगर नहीं ऐसा तो भी कर सकते हैं क्या, कि ए को हम ए बी आकर्षित के लिए इसको माइनस इसको प्लस कर देते हैं, चलेगा। तो अब बी और सी, तो बी तो प्लस मान लिए हैं तो सी को माइनस होना पड़ेगा, तो ए और सी एक दूसरे को देखो क्या करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस आ गया। समझ में आ रहा हो, उतार सकते हैं। दो क्वेश्चन और ध्यान दें, किसी अल्प
क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता इतना अभिलंब हो, यानी डीए क्षेत्र पर, तो उस क्षेत्र से विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, जो लंब है, यानी क्षेत्रफल पर ही लंब है, तो दोनों का बीच 90 डिग्री फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता पढ़े हैं बच्चों, ई बराबर 2k लैम्डा बटा स्मॉल आर। के का मान 1/4 पाई जाई नॉट, 2 से 2 कट गया, 1/2 पाई जाई नॉट, ये आंसर आया। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।